गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम डिस्कस किए थे कि हीट इंजन बेसिकली कैरनॉट इंजन क्या होता है, और कैरनॉट इंजन से पहले क्या डिस्कस किए थे, फ्लो ऑफ CO2 का फ्लो। और बेसिकली हम CO2 का फ्लो आपको किस बिहाफ पे बताए थे। CO2 का फ्लो जो है वेरियस टाइप ऑफ डिवाइसेस के बिहाफ पे बताए थे, जिसमें क्या होता था, CO2 कंट्रोल होता था। उसके बाद हम आपको क्या बताएं, एंट्रोपी की डेफिनेशन बताएं, टेम्परेचर का लिटरली मीनिंग क्या होता है, और ये बताइए टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और एंट्रोपी की बेसिकली कोई डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन लिहाजा कुछ स्टेटमेंट होता है एंट्रोपी के लिए, जैसे कि एंट्रोपी में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। ठीक, एक एग्जांपल भी बताए थे, तो उस एग्जांपल में क्या था, एक बॉक्स था, उसमें कई सारे बॉल्स थे, और उस बॉल्स में कई सारे बॉल्स थे। वहाँ पे जब आप देखे होंगे तो एक में रिमूवेबल पार्टीशन लाइन था, एक में रिमूवेबल पार्टीशन लाइन नहीं था। तो जिसमें रिमूवेबल पार्टीशन लाइन था उसमें क्या था कि रैंडमनेस कम था, और जिसमें रिमूवेबल पार्टीशन लाइन नहीं था उसमें क्या था, रैंडमनेस ज़्यादा था। ठीक है, तो जहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा था वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा हो गई थी। और भी हम आपको ये भी बताए थे कि एंट्रोपी में कई तरीके के रैंडमनेस हो सकते हैं, जैसे वाइब्रेशनल, पोजिशनल, कॉन्फ़िगरेशनल रैंडमनेस, जिसका एक रीजन अलग अलग हो सकते हैं। तो जो अलग अलग रीजन से जो रैंडमनेस होगी, सबका अगर समेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, एंट्रोपी मिल जाएगी। और एंट्रोपी का फार्मूला भी बताए थे कि Q/T इज नोन एज एंट्रोपी। फिर उसके बाद हम आपको कैरनॉट इंजन के बारे में बताते हैं। कैरनॉट इंजन प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, क्यों नहीं है वो भी बताया था कि इसमें एक साथ जो है दो प्रोसेस आते हैं, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। तो क्या होता है, कोई भी ऐसी साइकिल नहीं है जिसमें ये दो प्रोसेस एक साथ होते हैं, और बिकॉज द एडियाबैटिक प्रोसेस इज टू फास्ट, दैट्स वाई द कैरनॉट साइकिल is not feasible practically, but this is the ideal cycle, and this cycle is used for establish the comparison motive made by other cycle like a diesel cycle, Otto cycle, etc. But the efficiency of Carnot cycle is maximum because this is an ideal cycle. Now today, जैसा कि फ्लो ऑफ CO2 ये सारी बताए थे हम। ठीक है, फिर से एक बार स्लाइड देख सकते हैं, ये सारी बताए थे यहाँ पे अगर देख सकते हैं। हियर यू कैन सी इन दिस स्लाइड चेंज इन एंट्रोपी will be defined as the product of PdV by dt. What is the PdV? This is actually the work done. फिर यहाँ से कैरनॉट साइकिल में बेसिकली आपको क्या बताया था, ये साइकिल बताया था। यहाँ पे एक आइसोथर्मल है, फिर एडियाबैटिक है, फिर आइसोथर्मल एडियाबैटिक। फिर अगर हम यहाँ पर बताएं कि हाँ एप्लीकेशन ऑफ कैरनॉट साइकिल, फिर क्या है, तो फिर हम आपको अभी बताना चाहते हैं जैसे कि इंट्रोडक्टरी सेक्शन किसका बताएंगे, स्टर्लिंग साइकिल का। बेसिकली स्टर्लिंग साइकिल और कई सारी साइकिल ऐसे होती हैं, एज यू नो द वेरियस टाइप ऑफ साइकिल इज यूज्ड इन द थर्मोडायनेमिक, and thermodynamic processes various type of cycles, and those cycles having some processes, and you all know there may have the 5 type processes in the thermodynamics. कौन से, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, पॉलीट्रॉपिक और एडियाबैटिक एटसेट्रा। ओके, now today this session is completely related to the basic lecture related to the Stirling cycle. Basically, what is the motive of Stirling cycle? In the introductory portion of Stirling cycle, you can see point wise point
बेसिकली क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन स्टर्लिंग साइकिल एंड व्हाट इज द मेन बिहाफ ऑफ स्टर्लिंग साइकिल ऑन द बिहाफ ऑफ दैट द स्टर्लिंग साइकिल executes to give some output. Example given, work done. Now from this point you can see a Stirling engine is a heat engine. Stirling engine is also a type of heat engine that is to be operated by cyclic compression as well as cyclic expansion. Now there are two common processes. First one is expansion and another one is compression. And in the next slide we will see which type of processes takes place in the way to expand the fluid gases and in the way to compress the fluid gases. Now here the finally what happened and which principle is behind the Stirling cycle, who pushes the activity to perform the conversion of heat energy to the mechanical work. Okay. Now see, actually the temperature difference is the main cause behind the conversion of heat energy as well as mechanical work. Okay, because the heat supplied at input and the Stirling cycle produces work done at output. That's why the conversion of heat energy as well as mechanical energy takes place with the help of Stirling cycle. Now the next point is, here the second point is, who is the scientist is responsible for the Stirling cycle, and the scientist name is Robert Stirling, and this engine were firstly invented in 1816, and its name came to be Stirling from the scientist name, that is Robert S. Stirling. Because you are studying in third semester, and in third semester various type of topics you have to cover in a very short and precise way, because if we talk about these topics, and these topics are very broad, and their application, their numericals are having some a lot of number of pages, and here in this semester you have to cover this topic only to cover the syllabus. And in this semester the examination doesn't carry any tough questions related to these topics. Just you have to look the basics of every topics in your unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 as well as unit 5. But what is the speciality of unit 1? That the unit 1 having some topics and that topics is covered with the help of 10 to 14 lectures, because for one topic at least 40 to 45 minutes is required mainly. Now the next slide says what is the basic working principle. Already told you, the Stirling cycle works on the principle of what here you can see the main and the most basic principle underlying the working of Stirling cycle, that is the temperature difference. If the temperature difference is there, then Stirling cycle works and the Stirling cycle is feasible. Okay. Now the temperature difference, if we are talking about temperature difference, अगर हम temperature difference के बारे में बात कर रहे हैं, तो temperature difference के बारे में बात कर रहे हैं अगर, तो बेसिकली किस टाइप से वो टेम्परेचर डिफरेंस होगा और उसके बीच में कैसे एक्शन परफॉर्म होगा. ऐसा हो सकता है कि जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर हो और कम टेम्परेचर हो, तो ऐसा हो सकता है कि हॉट साइड में एक्सपेंशन और कम टेम्परेचर वाले में क्या हो, कंप्रेशन हो. तो देखते हैं वो आगे एक पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन है, वो वहाँ से हम देख सकते हैं. सी वर्किंग ऑफ स्टर्लिंग इंजन इज द difference of the temperature of the two sides of cylinder of Stirling engine. Two sides of a cylinder. If we are talking about two sides of cylinder
and the first side is having some temperature of greater value, and another side having some temperature of lower value. It means the one side is hotter side and another side is lower temperature side. Now see, now the what is the third point? Third point, every Stirling engine has a sealed cylinder with one part hot and other part cold. It means ये क्या कहता है कि स्टर्लिंग इंजन में क्या है, स्टर्लिंग इंजन में वो सिलेंडर पहली बात तो सील्ड है, उसके एक पार्ट्स क्या होगा, हॉटर होगा, एक क्या होगा, कोल्डर होगा. Now the third point says, the working gas inside the engine is moved by a mechanism from the hot side to cold side. Now see, the working side inside the engine, working gases inside the engine is moved from the hotter temperature to the colder temperature. Now the last point is related to the same cycle, that is Stirling cycle, and the last point says when the gas is on the hotter side, it expands and pushes up on a piston and vice versa. Now see the last point carefully, and this is the key point towards the processes for the Stirling cycle. What happens, पहले ही बता दिया कि स्टर्लिंग साइकिल में एक सिलेंडर उधर सील होता है, एक साइड उसमें क्या होता है, हॉट ज़्यादा टेम्परेचर होता है, एक साइड क्या होता है, कम टेम्परेचर होता है. ठीक है, तो ज़्यादा टेम्परेचर के साइड जो होगा वो पिस्टन क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और पुश दैट द पिस्टन पुशेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, and vice versa. It means when the gas is in on colder side, then it compresses and it pulled up on say a piston. Now here is a view of prototype of Stirling engine, and here you can see sealed cylinders. There is a mechanism for the motion of cylinder. What happens, this is the colder side and this is the hotter side, and in the hotter side this cylinder expands and this goes in this direction, and the colder side it compresses in downward direction. Then what happens, this devices get some actions, and that actions would having the replica of the conversion of heat into mechanical energy. Now see this diagram, and this diagram represents first one, this is the hotter side and this is the colder side. And what happens, this diagrams represent the idealistic Stirling cycle consists of four basic thermodynamic cycle. Okay, now process acting on the fluid. First process is isothermal expansion. Okay, first process is isothermal. Now see, there are the four processes occurs in the way to establish the Stirling cycle for to complete the cycle. Okay, now the process acting on it, first is the isothermal expansion, second is the constant volume heat removal, third one is the isothermal expansion, and the last one is the constant volume heat addition. Now here you can see the processes as in the case of Stirling cycles. Actually here before the discussion of process involved in a Stirling cycle, I would like to state now see in this diagram बेसिकली हम ये बताना चाह रहे थे, इससे भी आप पहले ही बोले कि बिफोर द डिस्कशन ऑफ दिस साइकिल आपको ये बता सकते हैं जैसे कि कई सारे फॉसिल कुछ केमिकल्स होते हैं, तो वैसे लोअर टेम्परेचर के लिए भी क्या है, फीसिबल है. लोअर टेम्परेचर मतलब 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए ये साइकिल क्या होती है, फीसिबल होती है. फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इन दिस स्लाइड यू कैन सी जैसा कि ये साइकिल क्या है,
पीवी डायग्राम प्रेजेंट करना है, ठीक है। ऑन द एक्स एक्सिस क्या है, वॉल्यूम, और वाई एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है, ठीक। नाउ हियर the some processes are isothermal and another process are constant volume. Now the process 1, here the process 1 represents the isothermal expansion. Along this path the temperature is constant while the volume increases. That's why the process 1 occurs for the isothermal process. Now the process 2, this process occurs at constant volume, and in this process the heat is removed. Now second one is the isothermal compression, means in this case pressure increases but temperature is constant. And now the process 4, the constant volume heat addition, volume is constant and heat is supplied. Now actually there are the three type of configuration used in Stirling cycle. First one is alpha configuration. Actually we have all of us have no need to establish the derivation, no need to solve the questions. Here you have to cover the topic Stirling cycle. You have to know how many types of Stirling cycle occurs, and who invented, which year, and how the processes goes for to make this cycle feasible, and इसकी स्पेशलिटी क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ना कि इसमें हम कई सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स आप इसके क्वेश्चन आईसी इंजन में आगे चल के लगाएंगे, ठीक। नाउ सी this type of configuration is known as alpha configuration. Basically there may have the three type of configuration in a Stirling cycle. First is the alpha configuration, second one is beta configuration, and last one is gamma configuration. Then this configuration is alpha configuration. In this figure you can see there are two types of cylinder. First one is this cylinder, which is mentioned by a color red, and another cylinder which is mentioned by a color blue, and these cylinders are connected via pipe. And the expansion cylinder red is maintained at high temperature. Already told you the Stirling cycle is feasible because of the temperature difference in between the hotter side and the colder side, and that's why this red colored cylinder having the higher temperature and the blue colored cylinder having the lower temperature. And slide says the same thing. The first point says the expansion cylinder, that is of red color, is maintained at high temperature. It means this cylinder is known as expansion cylinder, and this expansion cylinder having some temperature, and this temperature is higher than this section. ये हो गया आपका एक्सपेंशन सिलेंडर। वाई द कंप्रेशन सिलेंडर इज दिस, द कंप्रेशन सिलेंडर इज ऑफ blue color, and this cylinder having some lower temperature. Now see the passage between the two cylinders contains regenerator. ये पिस्टन से ये कनेक्ट है और ये पिस्टन से इसका पिस्टन से ये डिवाइस कनेक्ट है, इसको क्या कहते हैं, रीजनरेटर, ठीक है। जो भी हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगा वो उसको रीजनरेटर क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा, ठीक, सेव स्टोर कर लेगा। नो द नेक्स्ट टाइप इज बीटा टाइप ऑफ स्टर्लिंग इंजन। फर्स्ट टाइप में क्या देखेंगे, फर्स्ट टाइप में हम देख लिए कि एक हॉटर सिलेंडर है, कोल्ड सिलेंडर, और बीच में क्या रीजनरेटर है। नाउ द बीटा टाइप ऑफ स्टर्लिंग इंजन, so the next type is the beta type of configuration for the Stirling cycle. Now the beta type of Stirling cycle, what is the main things that differentiate beta type of Stirling cycle in comparison to alpha type of Stirling cycle? Now see, this diagram represents a Stirling cycle which having the type beta. Now in the case of beta type of Stirling cycle, there is only one cylinder.
बट हमने क्या देखा था, अल्फा टाइप के स्टर्लिंग साइकिल में क्या था, 2 सिलेंडर में था, और बीटा टाइप के स्टर्लिंग साइकिल में क्या है, 1 सिलेंडर है. इन द केस ऑफ बीटा साइकिल देयर इज ओनली 1 सिलेंडर. ओके, and hot at one end and cold at another, because cylinder having 2 ends, first end is hotter and another end is colder. But what were in case of alpha type of Stirling cycle, there were 2 separated cylinders. First cylinder having the temperature more, while another cylinder having the temperature lesser. But in this case, what is happening? Only 1 cylinder is using in the case of beta type of Stirling cycle, and in same cylinder, one end is having temperature maximum, while another end having temperature is lesser. Now in this diagram, it is clear that in the type of beta type of Stirling cycle, only 1 cylinder is used. Now, and further, a loose fitting displacer sends the air between the hot and cold ends of the cylinder. Inside the cylinder, a displacer is fitted. In the place of piston, we are naming a new term, that is displacer, and the displacer is fitted inside the cylinder. And what is the main work of displacer? Displacer sends the air between the hot and cold ends. Means एयर का जो ट्रांसफ़र होगा वो नहीं हो पाएगा when the displacer is fitted inside the cylinder. Now, third point says about the Stirling cycle. A power piston at the end of the cylinder drives the flywheel. डिस्प्लेसर के आगे क्या लगा है, पावर पिस्टन लगा है, जो कि फ्लाईव्हील पे क्या करेगा, पावर ट्रांसमिट करेगा, और वो एनर्जी फ्लाईव्हील में क्या हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं हमको ये यहाँ पे देख सकते हैं कि हीट एनर्जी जो है फाइनली किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल वर्क में, और मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फ्लाईव्हील क्या हो गई, वो स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ the next type is gamma configuration of Stirling cycle. पहला हम अल्फा टाइप ऑफ स्टर्लिंग साइकिल में बताया कि 2 सिलेंडर यूज होते हैं, एक सिलेंडर का टेम्परेचर ज़्यादा, दूसरे का टेम्परेचर कम, और बीच में क्या लगा होता है, दोनों के पिस्टन से एक रीजनरेटर लगा होता है. फिर बीटा टाइप ऑफ स्टर्लिंग साइकिल, बीटा टाइप के स्टर्लिंग साइकिल में क्या हुआ, एक ही सिलेंडर यूज हो रहा था. इस एक ही सिलेंडर में एक एंड पे ज़्यादा टेम्परेचर था, एक एंड पे कम टेम्परेचर था, और इन साइड का सिलेंडर क्या था, डिस्प्लेसर था. डिस्प्लेसर क्या करता है कि हॉटर साइड और कोल्डर साइड में क्या होता है, एयर का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, एयर को रेस्ट्रिक्ट करता है. और फिर आगे क्या होता है, पावर पिस्टन होता है, जो कि आगे हमको फ्लाईव्हील में पावर ट्रांसमिट करता है, और फ्लाईव्हील एनर्जी के फॉर्म में उसको क्या करती है, स्टोर कर लेती है. नाउ द थर्ड टाइप इज गामा कॉन्फ़िगरेशन. इन द गामा कॉन्फ़िगरेशन, in the first point you can see the Stirling gamma configuration is simply a Stirling beta engine in which the power piston is not mounted coaxially with the displacer piston but in separate cylinder. ठीक है, अब ये क्या है, गामा सिलेंडर जो है वो सिमिलर ही है किसके, बीटा टाइप के सिलेंडर के, लेकिन बीटा में क्या होता था, एक ही सिलेंडर यूज होता था, और उस एक ही सिलेंडर से क्या होता था, पावर पिस्टन अटैच होता था. यहाँ पे क्या है, 2 सिलेंडर यूज हो रहा है, लेकिन क्या अटैच रहेगा, पावर पिस्टन ही अटैच रहेगा. इसमें पावर पिस्टन क्या होगा, कोएक्सियल नहीं होगा. ठीक है, विद द डिस्प्लेसर पिस्टन, बट इन अ सेपरेट सिलेंडर. तो इन केस ऑफ सेपरेट सिलेंडर, द डिस्प्लेसर having 2 different power piston and 2 different power piston, if takes place, then what happens, a cylinder expands and another cylinder compresses. This avoids the complication of the displacer piston linkage passing through a power piston. Now, because we have covered the topic, the Stirling cycle, in the view of the introduction portion of Stirling cycle, who invented in which year this cycle is invented, and what is the basic principle behind the Stirling cycle,
we got the basic principle behind the Stirling cycle, that is the temperature difference between hotter section to lower section. And then we got four processes occurred in the Stirling cycle. Two is isothermal and another is isoporic constant volume process. उसके बाद हम क्या देखें, टाइप्स ऑफ स्टर्लिंग साइकिल, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा में क्या होता है, 2 सिलेंडर यूज होता है, बीटा में क्या होता है, 1 सिलेंडर यूज होता है, और गामा में क्या होता है, 2 सिलेंडर यूज होता है। लेकिन बीटा और गामा लगभग सिमिलर होते हैं, क्योंकि इसमें पावर पिस्टन होता है, उसमें क्या होता है, कोएक्सियल होता है, और गामा वाले में क्या होता है, कोएक्सियल नहीं होता है। ये सारे डिफरेंसेस हमको पता चलता है, ठीक है। नाउ इन दिस स्लाइड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ स्टर्लिंग इंजन। What is the application of Stirling engine? Now the application of Stirling engine, basically what is the devices, what are maybe the devices that can assist the basic principle of Stirling cycle. Now there we have some points related to the Stirling engines, in the way to tell you about the application. A Stirling engine is used in the following ways. Now see, the Stirling engines is used in the following ways with the help of 5 points. I would like to tell you about its application. First is submarines. You know about the submarines, and submarines require the energy for its various type of movements, and the submarines is an example of Stirling cycle. And I think the conversion of heat and mechanical energy takes place in submarines, and to establish the conversion that is heat to mechanical, a Stirling engine is placed. It means a Stirling engine is used in submarines, and another is in room space for cooling. If you have to provide cooling in some room space, then वहाँ पर भी क्या हो सकता है, Stirling engine यूज हो सकता है, ठीक है। फिर लास्ट वन अगर हम बात करें कहाँ पे, एरोडायनेमिक्स की बात करें, एरोप्लेन्स की बात करें, तो एरोप्लेन में क्या होता है, एयर गेट्स कूल्ड एट हायर एल्टीट्यूड। सपोज दैट हायर एल्टीट्यूड पे एयर क्या करना है, टेम्परेचर कम करना है, तो एयर का टेम्परेचर कम करने के लिए हायर एल्टीट्यूड पे स्टर्लिंग साइकिल का यूज होता है, ठीक है। स्टर्लिंग साइकिल का यूज कहाँ पे होता है, एरोप्लेन्स में हायर एल्टीट्यूड पे एयर के टेम्परेचर को कम करने के लिए, ठीक। एंड वेयर द साइलेंस वैल्यूड, इट मीन्स Stirling engine having not the property related to noisy, it means where the silence is valued, and there is the significance of Stirling cycle, and Stirling cycle may be used at that place. And the last one you can see in the slide, point number 5, as a heat pump as it works irreversibly. Okay, so in this way I have completed the topic related to the Stirling engine. Now the next topic is phase change energy conversion. I would like to repeat some lectures in the एनर्जी इन केमिकल प्रोसेस और सिस्टम। जब हम आपको क्या बता रहे थे, हम आपको बता रहे थे फेस चेंज के बारे में। तो फेस चेंज में जब आपको बता रहे थे, तो फेस चेंज में हम आपको ये चीज़ बता रहे थे कि एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, बॉइलिंग अगर किसी चीज़ को करते हैं तो किसमें होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ऐसे कन्वर्जन होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट में बात करते हैं तो वो गैसियस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, ठीक। तो उसमें क्या होता है, फेस कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही अगर हमको सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में करना है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें क्या होता है, उसका फेस चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक। तो इन दिस स्लाइड यू कैन सी ब्रीफ अबाउट द फेस चेंज एनर्जी conversion or phase change materials.
Now, the introduction portion, the materials which stores and releases energy during phase change. And it stores a large amount of heat or cold in a definite volume, mainly as latent heat. And it has high storage density with small temperatures. With this slide, we have a keywords that is latent heat. Thermal energy storage. How the thermal energy storage takes place. The thermal energy can be stored and retrieved as a change in internal energy. If we are talking about the thermal energy storage, then it is a retrieved form of energy in the internal energy, and the thermal energy storage having some points. First one is sensible heat storage, and last one is the latent heat storage. Because the amount of heat energy stored as the latent heat will be higher than the sensible heat. So we are going to LHS system, latent heat system. Now here some transformation can be seen in this slide, or conversion can be seen in this slide. What happens? Here, the first section you can see the heat within bracket energy. Already told you that the heat is a form of energy, and the heat energy is transferred into ice. Suppose that ice cube is placed on the table, and some heat is applied to that ice cube. What happens? जब हम heat apply कर रहे हैं तो क्या होता है? जो bonds होते हैं in between the molecules वो ब्रेक होते हैं ना कि नॉट टू इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नॉट टू इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. लेटेंट हीट का काम यही है, बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है, बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं की, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ पे. नाउ step 1 and step 2 has been covered. Now what happened? The ice molecules heat is used. Now since bonds among the ice molecules have been broken, water is formed. The water molecules at this moment have the same average kinetic energy as they did when they were ice. It means the concept of latent heat says you about that the kinetic energy is constant, चाहे वो यहाँ पे आइस रही हो या फिर वाटर में कन्वर्ट हुई है. ठीक, तो अब क्या है, आइस और वाटर मॉलिक्यूल्स बोथ हैव द सेम एवरेज kinetic energy, they are at same the carrying temperature. So how could there be a change in heat during a state change without a change in temperature? This is the question. Just say in the comment box. Now here you can see diagrammatic view of heating and cooling in phase change in material. phase change in material. हीटिंग और कूलिंग का कॉन्सेप्ट हम बता ही दिए कि क्या होता है. जब हीट करते किसी चीज़ को तो यहाँ पे देख सकते हैं एज फेस चेंज मटेरियल सॉलिडिफाइज. अगर फेस चेंज मटेरियल में हम सॉलिडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है इन द एनवायरनमेंट. द कैप्सूल्स इन PCM in solid state, the temperature rises. While in another case, as the PCM absorbs heat, तो जब heat absorb करता है तो क्या होता है, PCM जो liquid state का होता है, finally क्या होता है, temperature इसका क्या होता है, कम होता है. It means if you boil something that the substance if that substance is in the state of solid, that goes in the state of liquid as well as gaseous. It means the temperature increases. While in the case of vice versa, when the gases
would be converted into the liquid, and liquid starts to convert in solids, then what happens? The temperature decreases, and in such a way heating and cooling in phase change materials takes place. Another type of PCM, phase change materials, water based gel and whereas RT hydrates. And here I would like to discuss the application related to phase change material. And the first is construction building materials, second one is textile, third one is food packaging industry, and the last one is medical packaging industry. Okay, and another one is automobile and transportation. ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या है, आप फेज चेंज मटेरियल का क्या देख सकते हैं, एक परसेप्शन देख सकते हैं। और इस परसेप्शन में अगर हम बात करें, अगर वन बाई वन एक चीज़ की बात करें, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल्स। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या होता है, फेज चेंज जिस हिसाब से रिक्वायर होगा वहाँ पे फेज चेंज मटेरियल्स यूज हो जाते हैं। टेक्सटाइल्स में भी यही चीज़ है, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, मेडिकल पैकेजिंग में भी इसका यूज होता है। ओके एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन। और इस सेशन में हम बेसिकली क्या चीज़ पढ़े, सबसे पहले तो स्टर्लिंग साइकिल के बारे में पढ़े, स्टर्लिंग इंजन के बारे में पढ़े, फिर उसके टाइप्स के बारे में पढ़े। टाइप्स में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, 3 टाइप की स्टर्लिंग इंजन्स होते हैं। फिर क्या बताया, एप्लीकेशन के बारे में बताया, फिर फेज चेंज एनर्जी कन्वर्जन के बारे में बताया। उसमें फिर लास्ट में आपको क्या बताया, फेज पीसीएम का एप्लीकेशन। तो पीसीएम के एप्लीकेशन में क्या बताया, ऑटोमोबाइल का रोल बताया, ऑटोमोबाइल सेक्शन में क्या होता है, पीसीएम का यूज होता है फेज चेंज मटेरियल्स का। फिर टेक्सटाइल्स में, फूड पैकेजिंग में और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल्स में। ओके, थैंक यू।